हाय एवरीवन, वेलकम टू JR ट्यूटोरियल्स। आई एम योर फ्रेंड राहुल जायसवाल। तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज भी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि न्यू बैच कंटिन्यूअसली चल रहा है, जिसमें आपको दोबारा से सब कुछ हम साइंस और मैथ सब्जेक्ट का पढ़ा रहे हैं। लेकिन ऑलरेडी पहले से हमने सब कुछ पढ़ा रखा है। जो हमारे पहले के वीडियो, जो हमारे पास व्हाइट बोर्ड था, तब हमने सब कुछ पढ़ा रखा था पहले से। तो आज भी वीडियोस है, ट्रेंडिंग में है, वो वीडियो जरूर से आप देख सकते हो। जो भी आगे के चैप्टर्स पढ़ने हैं, पीछे के चैप्टर्स पढ़ने, वो सारे वीडियोस आपको हमारे पहले के वीडियोस में भी मिल जाएंगे और हमारे न्यू बैच के अब तक जितने भी बन चुके हैं वो सब भी आपके पास एक्सेस हो जाएंगे। आप जरूर से प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं, या तो वीडियो सेक्शन में जाके स्क्रॉल करके देख सकते हो कि कौन कौन से वीडियोस अपलोड हो चुके हैं, या तो सबसे बेस्ट तरीका जो कि है यूट्यूब पे जाओ, सर्च बटन में जाओ और टाइप करो जो भी चैप्टर आपको पढ़ना है। लेट सपोज आपको साइंस सब्जेक्ट भी पढ़ना है, मैथ सब्जेक्ट भी पढ़ना है, बस आपको टाइप करना है वो चीज। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप 9th में हो तो 9th मैथ्स का चैप्टर 6 पढ़ना है, समझ लो इसके आगे वाला चैप्टर पढ़ना है, तो 9th मैथ्स 1 चैप्टर 6 बाय JR ट्यूटोरियल्स, इतना लिख दो, आपको हमारे वीडियोस टॉप पे देखने मिल जाएंगे। वो वीडियो को ओपन करो, पढ़ाई करते रहो और लेक्चर बाय लेक्चर देखते रहो। लेक्चर 1 2 3 जो भी होंगे, जितने भी लेक्चर्स होंगे वो आप देख सकते हो। तो कीप वॉचिंग एंड कीप स्कोरिंग द गुड मार्क्स ऑल्सो। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो हमारा जो चैप्टर नंबर 5 था, जिसका नाम था इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ये हमने शुरुआत कर दिया था। ऑलरेडी हमने 2 लेक्चर कंप्लीट कर दिया है। पहले लेक्चर में हमने समझा था कि ये इक्वेशंस होते क्या है, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल होता क्या है, उसको कैसे साइमल्टेनियसली हम सॉल्व कर सकते हैं, हम कैसे उसका वैल्यूज को निकाल सकते हैं। तो हमने 2 मेथड देखा था, एलिमिनेशन मेथड जो एक के नीचे एक रखते हैं और सॉल्व करते हैं, और एक था सब्स्टिट्यूशन मेथड जिसमें एक का वैल्यू उठा के दूसरे में सब्स्टिट्यूट किया जाता है। तो वो हम बहुत कम यूज करते हैं क्योंकि ये आपके ऊपर है, आपको बस सॉल्व करने से मतलब है। तो एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड, वैसे मैंने आपको बोला है कि यार ज्यादा बेटर और ज्यादा ईजी यूज होता है आपका एलिमिनेशन मेथड, तो वो यूज किया करो। तो मैंने भी आपको ज्यादातर एग्जांपल्स उसी इक्वेशंस और उसी मेथड से आपको सिखाए हैं। फिर हमने पिछले लेक्चर में प्रैक्टिस सेट 5.2 भी स्टार्ट किया था, जिसमें हम वर्ड्स प्रॉब्लम देख रहे थे। वर्ड प्रॉब्लम्स क्या होते हैं कि रियल लाइफ क्वेश्चंस होते हैं, उसके बेस पे हमें इक्वेशंस बनाने होते हैं और उसको सॉल्व करने होते हैं। तो आइए उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो जो प्रैक्टिस सेट 5.2 था काफी बड़ा था, तो हमने टोटल 4 लेक्चर 4 क्वेश्चंस कराए थे, अगर आपको याद होगा पिछले लेक्चर में। आज उसी को कंटिन्यू हम करने वाले। तो आज हमारा 5वां एग्जाम्पल है प्रैक्टिस सेट 5.2 का। 5th एग्जाम्पल से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग बस इस वीडियो को एंड तक देख लेना, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बस थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा और बाकी चीजें आपको समझ के चलनी पड़ेगी। ठीक है, चलो क्या है, सबसे पहले संजय गेट्स फिक्स मंथ सैलरी, फिक्स मंथ इनकम, माफ करना, मतलब संजय जो होगा उसको हर महीने का एक इनकम मिलता है, मतलब एक सैलरी होगा उसका हर साल। एवरी देयर इज अ सर्टेन इंक्रीमेंट इन हिज सैलरी, मतलब हर साल उसका सैलरी बढ़ता है। ऑब्वियसली आप कोई भी कंपनी में काम करते हो तो हर साल एक इंक्रीमेंट होता है, किसी का 2%, 5%, 10% के हिसाब से हर साल सैलरी थोड़ा सा बढ़ाया जाता है। एंड यहां पे बोल रहा है कि आफ्टर द 4 ईयर हिज मंथली सैलरी वॉज 4500, मतलब जब 4 साल बीत गए तो 4 साल के बाद उसकी जो मंथली सैलरी थी वो कितनी हो गई, 4500। यार बहुत कम सैलरी है। ठीक है, तो मंथली सैलरी कितनी थी, 4500। एंड 10 साल जब बीत गए उस कंपनी में उसने काम किया, तो 10 साल के बाद जो उसका मंथली सैलरी हो गया वो हो गया 5400 रुपया। कितना कम पेमेंट में काम कर रहा है। देन फाइंड हिज ओरिजिनल सैलरी एंड ईयरली इंक्रीमेंट। हमें ओरिजिनल सैलरी पूछ रहा है और यहां पे पूछा ईयरली इंक्रीमेंट कितना होगा। तो चलो सबसे पहले अगर हम बात करें, इसको मैं यहां पे थोड़ा सा कराता हूं। तो देखो, सबसे पहले संजय को एक फिक्स मंथ की सैलरी मिल रही होगी, तो हम ये मान लेते हैं कि लेट द फिक्स मंथ सैलरी ऑफ संजय बी एक्स। हम ये मान सकते हैं कि जो भी सैलरी होगा वो एक्स है, वो मुझे मालूम नहीं है, सबसे पहले तो मुझे पता नहीं है ना। तो हम लोग ये मान लेंगे कि लेट द ओरिजिनल सैलरी ऑफ संजय इज इक्वल टू एक्स। हमने मान लिया कि संजय का जो ओरिजिनल सैलरी था वो एक्स रुपीज है। अब उसको हर साल इंक्रीमेंट भी हो रहा है, तो हम ये मान लेते हैं कि जो भी उसको इंक्रीमेंट होगा वो होगा वाई। ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे एंड हिज ईयरली इंक्रीमेंट इज इक्वल टू वाई रुपीज, मतलब एक्स रुपीज उसका सैलरी है और हर साल वाई रुपीज उसका सैलरी में बढ़ रहा है, दैट इज इंक्रीमेंट हो रहा है। तो हमें कंडीशंस दिए हुए हैं क्वेश्चन में, अगर आप देखोगे तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन हम लोग लिखते हैं यहां पे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। पहला कंडीशन क्या बोलता है, क्वेश्चन में दिया होता है कंडीशन, 2 कंडीशन देते हैं तभी तो 2 इक्वेशंस बनेंगे। तो पहला कंडीशन ये बोलता है कि, क्या बोल रहा है कि जो मंथली सैलरी है वो 4500 है। ठीक है, मंथली सैलरी जो है उसका कितना है, 4500 4 साल के बाद, एंड 10 ईयर के बाद उसकी मंथली सैलरी है 5400। तो ये 2 कंडीशन है। पहला कंडीशन ये है कि आफ्टर 4 इयर्स हिज मंथली सैलरी वाज 4500।
तो एक्चुअल में अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन हम क्या बोल सकते हैं कि पहले उसका सैलरी कितना था, एक्स था, ये हमने माना हुआ है, पहले उसका सैलरी कितना था, एक्स था, लेकिन 4 साल के बाद उसका सैलरी जो है वो क्या हो जाएगा 4500। तो 4 साल के बाद इंक्रीमेंट भी होगा ना हर साल, मतलब 4 साल में उसका इंक्रीमेंट होगा, तो कितने बार होगा, मतलब कितने रुपए का होगा, वाई वाई में होगा, तो हर साल वाई 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 मतलब 4y, करेक्ट है। देखो 4 साल है तो जो मेरा सैलरी है वो तो रहेगा ही, मतलब एक्स जो मेरा सैलरी था वो तो रहेगा ही, लेकिन चारों साल में वाई 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 करके ऐसे 4 बार सैलरी बढ़ेगा मेरा, मतलब 4y। तो x के साथ मेरा क्या प्लस हो जाएगा, 4y प्लस हो जाएगा, और ये कुल मिला के कितना सैलरी हो जाएगा 4500। ये हो जाएगा हमारा पहला कंडीशन, इसको मैं मान लूंगा इक्वेशन नंबर 1, यानी 4 साल के बाद जो मेरा सैलरी हो जाएगा मंथली वो हो जाएगा 4500 रुपया। ठीक है, समझ में आ गया। अब चलते हैं दूसरे कंडीशन की तरफ। तो दूसरा कंडीशन भी इसी में क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। और एक और चीज मैं बताना चाहता हूं हमारे व्यूअर्स को जो आप देख रहे होंगे, मैं कंडीशंस पूरा नहीं लिखता, आप लोग कंडीशन लिखोगे, जैसे मैंने लिखा यहां पे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, तो आपको वहां पे बताना पड़ेगा कि वो फर्स्ट कंडीशन क्या है, नहीं तो मार्क्स कट सकते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है आप लिखो यहां पे, दैट इज आफ्टर 4 ईयर हिज मंथली सैलरी वाज 4500। तो यहां पे लिखो इसके नीचे कि आफ्टर 4 ईयर्स हिज मंथली सैलरी वाज 4500। मैं थोड़ा सा जानबूझ के नहीं लिखता हूं क्योंकि समय बचा सकूं, प्लस ये आप लोग को लिखना है, ठीक है ना। तो ये छोटी छोटी चीजें जो है जो थ्योरेटिकल होती है वो बीच में क्या लिखना है वो आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है, नहीं तो हाफ मार्क्स वगैरह कट सकते हैं। ठीक है, चलो। तो सेकंड कंडीशन क्या बोल रहे हैं आगे, आफ्टर 10 ईयर, मतलब 10 साल के बाद उसकी मंथली सैलरी कितनी हो जाती है 5400। तो सेम वही चीज रहेगी कि जो पहले उसकी सैलरी थी वो तो रहेगी, लेकिन अब कितने साल के बाद है 10 साल के बाद, तो कितनी बढ़ेगी वाई वाई करके बढ़ेगी, तो 10y। अब कितनी हो गई है उसकी 5400 रुपए। तो कितना इजी था इन दो इक्वेशन को फॉर्म करना। तो x प्लस 4y इज इक्वल टू 4500, x प्लस 10y इज इक्वल टू 5400। अब कुछ नहीं करना है आपको, अब क्या करना है इन दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली अरेंज करना है। तो हम लोग लिखेंगे राइट बोथ इक्वेशन साइमल्टेनियसली, राइट बोथ इक्वेशन साइमल्टेनियसली। तो साइमल्टेनियसली अगर हम लोग लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, इन दोनों को एक के नीचे एक लिखना है। तो एक है x प्लस 4y इज इक्वल टू 4500, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है, और एक है x प्लस 10y इज इक्वल टू 5400, जो कि है हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब इसको अगर मुझे एलिमिनेशन मेथड से अगर सॉल्व करना है इस दोनों साइमल्टेनियस इक्वेशन को, तो मुझे दोनों में से किसी एक वेरिएबल का, या तो x का या तो y का, मुझे क्या करना पड़ेगा, कोएफिशिएंट सेम करना पड़ेगा, या फिर होना चाहिए। तो यहां पे x के पास 1 है, यहां पे भी x के पास 1 है, तो दोनों सेम है। y के पास अलग अलग है तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि x का सेम है, तो डायरेक्टली मैं इसको सॉल्व कर सकता हूं। तो यहां पे एक लाइन खींचना पड़ेगा, x को x के साथ कैंसिल करना है तो यहां पे माइनस करना पड़ेगा, जिसकी वजह से ये सब क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। तो 4500 माइनस 5400 कितना हो जाएगा, माइनस 900 हो जाएगा, इज इक्वल टू 4y माइनस 10y कितना हो जाएगा, 4y में से 10y गया तो ऑब्वियसली कितना बचेगा, माइनस 6y बचेगा, और ये x कैंसिल हो जाएगा, x माइनस एक्स इज 0। तो हमारे पास बचा माइनस 6y इज इक्वल टू माइनस 900, ये माइनस अगेन कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास, ध्यान देना, देयरफॉर क्या बचेगा, y विल बी इक्वल टू 900 डिवाइड बाय 6 बचेगा, 6 1 6 होता है, 6 15 6 90, और ये एक 0, ठीक है, तो 150 आ गया। तो देयरफॉर y का वैल्यू आ गया 150, ठीक है। लेकिन y क्या है हमारे लिए, y हमने क्या माना है, y हमने माना है उसका ईयरली इंक्रीमेंट। तो हम लोग क्या लिखेंगे, देयरफॉर द ईयरली इंक्रीमेंट ऑफ संजय इज इक्वल टू 150 रुपया देगा, पता है ना, 150 रुपया देगा। तो बच्चा बेचारे का हर साल कितना सैलरी बढ़ रहा है, सिर्फ 150 रुपया बढ़ रहा है, ठीक है। यहां तक तो आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट यहां पे क्या करना है, y का वैल्यू आ गया, मुझे x का वैल्यू भी चाहिए, तो कोई भी एक इक्वेशन में डाल दो। तो मैं लिखूंगा यहां पे पुट y इज इक्वल टू 150 इन इक्वेशन नंबर 1 क्या है मेरा, दैट इज x प्लस 4y इज इक्वल टू 4500 है। इसमें मैं y के जगह पे 150 रुपए डालूंगा, तो x प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय y के जगह पे 150 इज इक्वल टू 4500, ठीक है। 4 मल्टीप्लाई बाय 150 इज 600, तो x प्लस 600 इज इक्वल टू 4500, एंड x विल बी इक्वल टू 4500 माइनस 600 हो जाएगा। तो देयरफॉर x का वैल्यू आ गया 4500 में से 600 गया तो 3900 बचेगा, तो 3900 रुपया। तो ये मेरा x का वैल्यू आ गया। तो x क्या है मेरे लिए, जो कि है सैलरी ऑफ संजय। तो देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं कि द ओरिजिनल सैलरी ऑफ संजय इज इक्वल टू 3900 रुपया।
ठीक है, समझ में आ गया। तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। जो क्वेश्चन हमें पूछा था, क्या पूछा था कि देन फाइंड हिज ओरिजिनल सैलरी एंड ईयरली इंक्रीमेंट। तो हमने ओरिजिनल सैलरी निकाल दिया, 3900 आया, और उसका ईयरली इंक्रीमेंट कितना है, 150 रुपया। समझ में आ गया। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। क्लियर है दोस्तों। तो उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग को ये बहुत ईजी लग रहा होगा। चलो अब हम बढ़ेंगे आगे, जो कि है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखते हैं ध्यान से। चलो ठीक है, समझ में आ गया। स्क्रीनशॉट भी अगर आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो, या फिर मैं हमेशा बोलता हूं कि जो भी हम कराते हैं आप साथ में हमारे साथ सॉल्व करो। जब वीडियो देखते हो, वीडियो के साथ साथ पढ़ाई करोगे तो ज्यादा बेटर होता है और कम समय में आपको चीजें समझ में आ जाती है। चलो अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है, द प्राइस ऑफ 3 चेयर एंड 2 टेबल। 3 चेयर है और 2 टेबल है, इनका प्राइस है 4500 रुपया, एंड प्राइस ऑफ 5 चेयर एंड 3 टेबल जो है इसका 7000 रुपया है। हमें बोल रहा है देन फाइंड द टोटल प्राइस ऑफ 2 चेयर और 2 टेबल। बहुत ईजी है। तो सबसे पहले हम लोग प्राइस किसका निकालेंगे, एक टेबल और एक चेयर का प्राइस निकालेंगे, लेकिन उसके लिए पहले तो हमें चेयर और टेबल के प्राइस को एक्स और वाई मानना पड़ेगा। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि लेट द प्राइस ऑफ 1 चेयर एंड 1 टेबल बी एक्स एंड वाई। हम ऐसा मान लेते हैं। तो लेट द प्राइस ऑफ 1 चेयर इज इक्वल टू एक्स रुपीज एंड 1 टेबल इज इक्वल टू वाई रुपीज। मतलब एक चेयर का प्राइस एक्स मान लिया हमने और एक टेबल का प्राइस वाई रुपीज मान लिया। ठीक है, अब आगे क्या बोल रहे हैं, द प्राइस ऑफ 3 चेयर एंड 2 टेबल 4500। यहां से हमारा कंडीशन शुरू होगा। तो हम लोग लिखेंगे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। कंडीशन क्या है हमारा, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। कंडीशन भी लिख लो, मैं एक में लिखा लेता हूं ताकि आपको ध्यान में रहेगा कि कंडीशन लिखना जरूरी है। तो कंडीशन क्या है कि द प्राइस ऑफ 3 चेयर and 2 tables is equal to 4500 रुपीज। तो देयरफॉर मैं क्या बोल सकता हूं, 3 चेयर मतलब एक चेयर कितना है, एक्स रुपीज है, तो 3 चेयर क्या हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय एक्स। जब एक चेयर का प्राइस एक्स रुपया है तो 3 चेयर का कितना होगा, 3x होगा। तो 3x हो गया, और साथ ही में 2 टेबल मतलब 2 टेबल, टेबल के लिए हमने कितना रुपया रखा है, y रुपया, तो 2 टेबल मतलब 2y। तो 3x प्लस 2y, इन दोनों का प्राइस मिला के कितना है, 4500 रुपया। ये बन गया हमारा एक इक्वेशन। और एक बार इक्वेशन बनता है तो हमें बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि 2 इक्वेशन बन जाएगा तो दोनों को सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 4500। वैसे हम निकालेंगे हमारा सेकंड कंडीशन। चलो सेकंड कंडीशन क्या बोलेंगे हम लोग, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। क्या है सेकंड कंडीशन, द प्राइस ऑफ 5 चेयर, द प्राइस ऑफ 5 चेयर्स एंड 3 टेबल, 3 टेबल्स इज इक्वल टू कितना है, 7000 रुपया। ठीक है, 5 चेयर और 3 टेबल का आप मिलाएंगे तो 7000 रुपया। तो इसको हम लोग लिखेंगे एज ए कंडीशन, एज ए इक्वेशन इसका बनाएंगे। तो प्राइस ऑफ 5 चेयर मतलब 5x, 3 टेबल मतलब 3y, और इज इक्वल टू कितना है, 7000 रुपीज है। इसको मैं मान लूंगा इक्वेशन नंबर 2। समझ में आ गया, बहुत ईजी है। अब मेरे पास 2 इक्वेशन मिल गए मुझे, बहुत ईजी थी। अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों को साइमल्टेनियसली लिखूंगा। तो यहां पे मैं लिखता हूं, राइट बोथ इक्वेशन साइमल्टेनियसली। ठीक है, दोनों इक्वेशन को क्या करूंगा, साइमल्टेनियसली लिखूंगा। अब दोनों इक्वेशन क्या है, उसको एक के नीचे एक लिख देता हूं मैं, फटाफट से एक के नीचे एक लिख देता हूं। चलो ध्यान देना, यहां पे लिखता हूं आपके सामने। पहला इक्वेशन है मेरे पास 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 4500, इक्वेशन 1 है। और दूसरा इक्वेशन है 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 7000 है, जो कि इक्वेशन नंबर 2। तो जैसे कि आपको 2 इक्वेशन दिख रहा है, ये 2 इक्वेशन को अगर मुझे सॉल्व करना है तो मुझे 2 मेथड्स लगेंगे, या तो मैं एलिमिनेशन या तो मैं सब्स्टिट्यूशन यूज करूंगा। तो मान लो कि मैं एलिमिनेशन यूज कर रहा हूं, तो मेरे x और y के कोएफिशिएंट सेम होने चाहिए ताकि मैं इसको सॉल्व कर सकूं। लेकिन यहां पे आप देखोगे तो x के पास कोएफिशिएंट 3 है, x के पास 5 है, y के पास 2 है, y के पास 3 है। मतलब यहां पे कोई भी कोएफिशिएंट सेम नहीं है। तो सबसे पहले मुझे कोएफिशिएंट दोनों के, यानी x के या फिर y के सेम बनाने पड़ेंगे, तब जाके हम इसको आगे सॉल्व कर पाएंगे। तो अगर आप यहां पे देखोगे, ये 2 है, ये 3 है, ठीक है, ये 2 है, ये 3 है, ये 3 है, ये 5 है। तो आपको जो भी अच्छा लगे आप उसको सेम बना सकते हो। सेम कैसे बनाओगे, देखो इसके लिए भी एक फंडा है। फंडा ये है कि ये जो 3x है, अगर मैं 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 15 हो जाएगा। वैसे ये 5 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं तो ये भी 15 हो जाएगा। या तो 2 को
3 से मल्टीप्लाई करो तो ये 6 हो जाएगा, और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये भी 6 हो जाएगा। तो आपको जो भी अच्छा लगे उसको आप सेम बना सकते हो। तो मैं क्या करता हूं, ये x वाला जो बाहर इस तरफ है उसको सेम बनाता हूं। तो उसके लिए मैंने क्या किया, 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया और 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया, तो दोनों 15 बन जाएंगे। मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। यहां पे क्या लिखना पड़ेगा, हमारे अगले स्टेप में क्या करना पड़ेगा बच्चा, लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, यहां पे लिख देता हूं कि मल्टीप्लाई इक्वेशन 1, इससे मल्टीप्लाई किया इक्वेशन 1 को 5 से, एंड इक्वेशन 2 को किससे किया है, 3 से, इक्वेशन 2/3। ये बहुत इंपॉर्टेंट है लिखना, ताकि ये चीज एग्जामिनर को समझ में आ जाए, चेक करने वाले को, कि आपने क्या किया है यहां पे। तो आपने लिख दिया कि मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 को 5 से और इक्वेशन 2 को 3 से। इससे क्या होगा, हमें दो नए इक्वेशन बनेंगे। 5 3 15x मिलेगा हम लोग को, ठीक है। 5 2 10 मिलेगा, 10y, और ये 5 मल्टीप्लाई बाय 4500, तो कितना हो जाएगा, 2 0 तो आएगा ही आएगा, ठीक है। 5 5 25, 2 कैरी, और 5 4 20 और 22, ठीक है, 22,500। ये मान लोगे हमारा एक नया इक्वेशन मिल गया। उसी प्रकार 3 मल्टीप्लाई होएगा अंदर, बराबर, 3 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 5 15 हो जाएगा, यहां पे आ जाएगा 15x। 3 मल्टीप्लाई बाय 3y यानी 9y हो जाएगा यहां पे, ठीक है, और इज इक्वल टू ये 3 मल्टीप्लाई बाय 7000, 3 7 21 होता है, तो 21,000 यहां पे आ गया। क्या आ गया, इक्वेशन नंबर 4, नया इक्वेशन। अब इसको मैं सॉल्व कर सकता हूं साइमल्टेनियसली। 15 को 15 से कैंसिल करना है, मतलब मुझे माइनस करना पड़ेगा, तो यहां पे भी माइनस आ जाएगा और यहां पे भी माइनस आएगा। तो 22,500 में से 21,000 का कितना बचेगा दोस्तों, 0 में से 0 गया 0, 0 में से 0 गिरो, 5 में से 0 गया 5, 2 में से 1 गया 1, ठीक है, और 2 में से 2 गया 0, 1500 आ गया, ठीक है, इज इक्वल टू साइन 10y में से y गया कितना, 10y में से 9y, 10y माइनस 9y इज इक्वल टू y, तो y इज इक्वल टू, और ये तो डायरेक्टली 0 हो जाएगा, तो इसको कट करके दिखा दो। तो y इज इक्वल टू 1500 हमें डायरेक्ट मिल गया, तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं देयरफॉर y का वैल्यू कितना आ गया, 1500। y क्या है हमारे लिए, y हमारे प्राइस ऑफ 1 टेबल है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि देयरफॉर 1 टेबल प्राइस इज इक्वल टू 1500 रुपया, ठीक है। समझ में आ रहा है, यहां पे बहुत इजी है, एक टेबल का प्राइस 1500 रुपया हमें मिल गया, ठीक है, क्लियर। अब मैं क्या करूंगा, किसी एक इक्वेशन में डालूंगा, तो पुट y इज इक्वल टू 1500 इन इक्वेशन नंबर, किस में डालूं, ये पहले वाले इक्वेशन में डाल दूं, इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या है मेरा, उसको लिखता हूं मैं, जो कि है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 4500, जिसमें मैं y के जगह पे क्या लिखूंगा, 1500 लिखूंगा, तो 3x हो जाएगा प्लस 2y के जगह पे मैं 1500 लिखूंगा, एंड दैट विल बी इक्वल टू 4500। देखो आपके सामने सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है। अब देखो सॉल्व जब होगा तो ये 3x तो रहेगा ही, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1500 यानी ये 3000 हो जाएगा, इज इक्वल टू 4500 हो जाएगा, ठीक है। अब मैं सॉल्व करूंगा तो क्या हो जाएगा, 3x इज इक्वल टू, ये 4500 उधर पे ही था, ये 3000 भी उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस 3000। तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगा, 3x इज इक्वल टू 4500 माइनस 3000 यानी 1500। तो देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं, देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं, देयरफॉर 3x इज इक्वल टू 1500। 3x का वैल्यू क्या आया, 3x इज इक्वल टू, इन दोनों को माइनस करके 1500 आया, ठीक है। अब x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1500 डिवाइड बाय 3, तो देयरफॉर 3 1 3, 3 5 15, और ये 2 0 भी साथ में लिख दो, तो देयरफॉर x का जो वैल्यू आ गया वो आ गया 500, ठीक है। x का वैल्यू क्या आ गया, 500 रुपीज। तो x मैंने क्या माना था, x जो है वो मेरा प्राइस ऑफ 1 चेयर है, तो मैं बोलूंगा देयरफॉर प्राइस ऑफ 1 चेयर इज इक्वल टू 500 रुपया। 500 रुपए का ही आता है वैसे नॉर्मल में भी, 500 रुपीज, 500 रुपीज मेरा आ गया चेयर का प्राइस, ठीक है, समझ में आ गया। लेकिन हमें निकालना क्या है, क्वेश्चन में हमें पूछा है देन फाइंड द टोटल प्राइस ऑफ 2 चेयर एंड 2 टेबल। तो हमें निकालना है प्राइस ऑफ 2 चेयर एंड 2 टेबल, तो हम यहां पे लिखेंगे देयरफॉर प्राइस ऑफ 2 चेयर एंड 2 टेबल, ठीक है, इज इक्वल टू, अब 2 चेयर मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय एक चेयर का प्राइस क्या है, x रुपीज है, ठीक है, तो 2x प्लस 2 टेबल मतलब 2y, तो इसका वैल्यू निकालना है। तो 2x प्लस 2y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय x का वैल्यू है 500 रुपया, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय y का वैल्यू है 1500 रुपया, ठीक है, सॉल्व हो जाएगा। ये हो जाएगा 500 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी 1000, प्लस 1500 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 3000, दोनों को प्लस कर दूंगा तो हो जाएगा 4000 रुपीज,
तो फाइनली हमारा आंसर आ गया कि जो प्राइस है 2 चेयर और 2 टेबल का वो है 4,000 रुपया। इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन को भी सॉल्व कर दिया। आप खुद देख पा रहे हो कितना इजी होता है ऐसा क्वेश्चन, लेकिन बस दिमाग और कॉन्सेप्ट का खेल है। जितना आप समझोगे क्वेश्चन को और इक्वेशन को बना पाओगे, बाकी तो चीज सेम है जो हम सॉल्व करते हैं, जो हमेशा हमने आपको सिखाया हुआ है। ठीक है, समझ में आ गया है बच्चा? क्लियर? जरूर से आप अच्छा अच्छा कॉमेंट करके बता सकते हो कि किस तरीके से आपको ये चीज समझ में आया है। ठीक है, आगे बढ़े बच्चे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हो सकता है ये वीडियो थोड़ा बड़ा बने, तो आप लोग का पेशेंस होना चाहिए, क्योंकि एग्जांपल्स ऐसे हैं जिसको मैं बहुत डीप में पढ़ा रहा हूं। मैं ऐसा नहीं कि फटाफट करा के 2-5 मिनट में खत्म कर दूं। मैं चाहता हूं कि आप लोग इसको डीप अंडरस्टैंडिंग में ले, एंड दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग सो मच ऑफ टाइम टू एक्सप्लेन यू ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो आपको समझना पड़ेगा ये चीज। तो द सम ऑफ द डिजिट्स इन ए 2 डिजिट नंबर। अब 2 डिजिट नंबर है, तो कौन सा 2 डिजिट नंबर है मुझे पता नहीं है। तो 2 डिजिट नंबर अगर कोई भी होता है, लेट्स सपोज ये 2 डिजिट नंबर है, तो ये वाला जो होता है ये यूनिट होता है, यूनिट प्लेस होता है। आपने बचपन में सीखा यूनिट प्लेस। और ये वाला जो होता है वो होता है टेंस प्लेस, बराबर? टेंस प्लेस होता है। यूनिट 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ पढ़ा है बचपन में, तीसरी दूसरी तीसरी में पढ़ा होगा ये सब चीजें, है कि नहीं? ये इतने छोटे स्टैंडर्ड में हमने सीखा था। तो हम लोग अगर 2 डिजिट नंबर लेना चाहते हैं तो हमें एक्स वाई लेना तो पड़ेगा, लेकिन हमें मान लो यूनिट प्लेस पे एक्स लेना पड़ेगा, टेंस प्लेस पे वाई लेना पड़ेगा। इस प्रकार से चीजें कर सकते हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे? लेट द 2 डिजिट नंबर यूनिट प्लेस इज इक्वल टू एक्स। यूनिट प्लेस पे एक्स है एंड टेंस प्लेस पे जो है वो वाई। ये हमने ऐसा मान लिया। ठीक है, अब क्या बोल रहा है? अब ये बोल रहा है कि अकॉर्डिंग, कहां गया, सॉरी, द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि एक कंडीशन आएगा। तो सम ऑफ 2 डिजिट नंबर इन ए सम ऑफ द डिजिट्स, मतलब जो भी डिजिट्स रहेंगे। अब डिजिट्स कौन से हैं? एक एक्स है, एक वाई है। ठीक है, तो 2 डिजिट नंबर का जो प्लस अगर हम करेंगे तो वो 9 आ रहा है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। तो यहां पे मैं अगर लिखता हूं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, जो कि है द सम ऑफ द डिजिट्स इन अ 2 डिजिट नंबर इज इक्वल टू 9। मतलब जो मेरा डिजिट है, तो पहले यूनिट प्लेस पे डिजिट है y, टेंस प्लेस पे डिजिट है x, लेकिन सिर्फ मैं इसको x लिखूंगा क्या बच्चा? इसको मैं सिर्फ x लिखूंगा या y लिखूंगा? आप बताओ मुझे, जो भी आपको समझ में आ रहा है वो मैं लिखूंगा। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ। पहली बात तो हाँ, एक और चीज जो मैंने नहीं लिखा, अब जब मैंने यूनिट प्लेस पे x लिया है, टेंस प्लेस पे y लिया है, तो नंबर तो लिखना पड़ेगा। तो नंबर क्या है मेरे लिए वो भी लिख देता हूं मैं। ठीक है, देयरफॉर 2 डिजिट जो नंबर रहेगा, 2 डिजिट जो नंबर रहेगा वो क्या रहेगा? यूनिट प्लेस पे x रहेगा, लेकिन टेंस प्लेस पे y रहेगा। यूनिट प्लेस पे x और टेंस प्लेस पे y, लेकिन ये जो y रहेगा दोस्तों वो क्या रहेगा? 10 से मल्टीप्लाई रहेगा, क्योंकि कोई भी चीज जब टेंस प्लेस पे होती है, जैसे मान लो ये 50 है, जैसे मैंने शुरुआत में बताया, ये क्या है? ये 52 है मान लो, चलो ठीक है 52 है। तो ये यूनिट प्लेस पे है। तो यूनिट प्लेस पे कोई भी चीज होता है तो वो 1 से मल्टीप्लाई होता है, तो इसका वैल्यू 2 ही रहेगा। लेकिन कोई चीज जब टेंस प्लेस पे होता है तो वो क्या होता है? 5 जो नंबर है वो टेंस प्लेस पे है, तो ये 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तभी तो ये 50 बनेगा ना। और ये 50 और ये 2 मिला के 52 बनेंगे, तभी जाके वो नंबर 2 डिजिट का नंबर कंप्लीट होगा। तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है जो हमें तीसरी चौथी में पढ़ाया गया था, वो चीज आपको दिमाग में रखना है, बस और कुछ नहीं। ठीक है, तो हमारा जो 2 डिजिट नंबर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 10y प्लस एक्स। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? हमारा 2 डिजिट नंबर रहेगा। ठीक है, 10y प्लस एक्स जो रहेगा वो मेरे लिए क्या रहेगा? 2 डिजिट नंबर रहेगा। अब पहला कंडीशन ये था कि हमारा द सम ऑफ द डिजिट इन ए 2 डिजिट नंबर इज 9। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि y प्लस एक्स जो है ये क्या है मेरे लिए? 9 है। ठीक है, या फिर इसको सिंपली सीधा भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। y प्लस एक्स लिख लो या फिर x प्लस वाई लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं सीधा सीधा लिख सकता हूं कि x प्लस वाई का जो वैल्यू है वो क्या है? 9 है। ऐसा हम लोग को पहले ही कंडीशन में बोल रखा है, इक्वेशन नंबर 1 मैंने नाम दे दिया। दूसरा कंडीशन, आगे बढ़ते इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स एक्सीड्स द ओरिजिनल नंबर बाय 27। यानी सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं कि जो नंबर मुझे मिल रहा है बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स, मतलब डिजिट्स को मैं इंटरचेंज कर रहा हूं। तो डिजिट्स इंटरचेंज कर रहा हूं मतलब जो यूनिट पे था वो टेंस पे आ जाएगा, जो टेंस पे था वो यूनिट पे आ जाएगा। तो आफ्टर, हम लोग पहले लिख लेते हैं यहां पे, अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन क्या बोलता है? द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग, ठीक है, द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग डिजिट्स
एक्सीड, देखो मैं थोड़ा सा ना रफ हैंडराइटिंग में लिख रहा हूं, आप लोग अच्छे से लिख लेना, एक्सीड्स ओरिजिनल नंबर बाय 27, ठीक है, ऐसा हम लोग को बोल रहा है। तो हमारा जो कंडीशंस बनेगा वो कैसा बनेगा, तो सबसे पहले जो हमारा ओरिजिनल 2 डिजिट नंबर है उसको इंटरचेंज करेंगे डिजिट्स को, तो 10y चला जाएगा x के जगह पे, xy चला जाएगा 10y के पास, तो ये x प्लस 10y बन जाएगा, ठीक है। जो पहले 10y प्लस x था वो क्या बन जाएगा, x प्लस 10y, ये हो गया इंटरचेंजिंग। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बच्चा, ठीक है, x प्लस 10y बन जाएगा, ठीक है, ओके, समझ में आ रहा है कि नहीं। यहां पे आपको ध्यान से समझना है कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। ओरिजिनल नंबर क्या है मेरा, ठीक है। अब एक और चीज है यहां पे, थोड़ा सा आप ध्यान दो, पहले मैं आपको समझा देता हूं कि चीजें वर्क कैसे कर रही है। हम क्या बोल रहे हैं कि जो मेरा 2 डिजिट नंबर है वो 10y प्लस x है, ये क्या है मेरे लिए, एक ओरिजिनल नंबर है। तो इसमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द 2 डिजिट एक्सीड्स द ओरिजिनल नंबर बाय 27। तो ओरिजिनल नंबर सबसे पहले तो हम लोग लिखेंगे जो कि है हमारा 10y प्लस एक्स, ठीक है, 10y प्लस एक्स, तो मेरा ओरिजिनल नंबर है, सॉरी एक सेकेंड, हाँ इसको यही फॉर्म में लेना। ओरिजिनल नंबर क्या है मेरे लिए, ओरिजिनल नंबर क्या है मेरे लिए 10y प्लस एक्स, बराबर, ये मेरे ओरिजिनल नंबर है, ठीक है। अब इसमें क्या एक्सीड हो रहा है, एक्सीड मतलब ज्यादा, एक्सीड क्या हो रहा है, एक्सीड द ओरिजिनल नंबर, ये मेरा ओरिजिनल नंबर है उससे ज्यादा, मतलब 27 ज्यादा, तो 27 प्लस हो जाएगा यहां पे, ओरिजिनल नंबर प्लस 27 यानी एक्सीड हुआ। अब उसके पहले क्या बोल रहा है, द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स, इंटरचेंजिंग सिर्फ डिजिट्स करना है, यानी कि ये जो 10y प्लस एक्स था ये 10x प्लस y बन जाएगा, हम पूरा 10 नहीं उठाएंगे, सिर्फ डिजिट, डिजिट क्या था मेरा x और y ना, तो x के जगह पे y आ जाएगा और y के जगह पे x आ जाएगा, तो यहां पे जो आएगा वो आएगा यहां पे 10x प्लस y, ना कि x प्लस 10y, क्योंकि बात तो वही हो जाएगी ना। तो यहां पे सिर्फ डिजिट्स को इंटरचेंज करना है, 10y प्लस एक्स जो था अब बन जाएगा 10x प्लस y बन जाएगा, सिर्फ हमने डिजिट्स को क्या कर दिया है, इंटरचेंज कर दिया। तो हमारा इक्वेशन क्या बन रहा है, 10x प्लस y इज इक्वल टू 10y प्लस एक्स प्लस 27। अब इसको हम सिंपली सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो x वाले को एक साथ रखो, तो x इधर आएगा तो 10x माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू, सॉरी इक्वल टू नहीं लेते हैं, पहले हम लोग y को भी इधर लाते हैं, तो 10x माइनस एक्स हो जाएगा, ये प्लस y इधर ही है, ये माइनस 10y हो जाएगा, और इज इक्वल टू वहां पे अकेला बचेगा 27, ठीक है, ध्यान देना। अब यहां पे क्या बच रहा है, 10x में से x गया 9x बचेगा, और यहां पे y माइनस 10 इज माइनस 9, तो यहां पे बचेगा 9x, बराबर 9x बचा, y में से 10 गया, मतलब एक y में से 10 गया तो माइनस 9 आएगा, तो 9x माइनस 9y, और इधर पे बचेगा अकेला 27, और ये रहेगा हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब आपको दिख रहा है ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 है। आप चाहिए तो इसको आप एक और काम कर सकते हो, जो कि आपको बहुत सिंपली तौर पे नजर आ रहा होगा, अगर आपकी नजर बहुत तेज है तो यहां पे आप कुछ चेंजेस कर सकते हो। ये 9x माइनस 9y 27, ये तीनों 9 के टेबल में जाते हैं, तो सिंपली आप इसको इक्वेशन 2 मत मानो, आप ऐसा लिख दो कि डिवाइड बाय 9, तो जब आप डिवाइड करोगे 9 से तो 9 डिवाइड बाय 9 1 हो जाएगा, तो ये बचेगा x, ये भी 9 डिवाइड बाय 9 होगा तो 1 बचेगा, तो माइनस y, 1y मतलब y ना, और 27 डिवाइड बाय 9 हो जाएगा तो ये रहेगा 3, तो x माइनस y इज इक्वल टू 3, इसको मान लो आप इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। और अब आप लिखो यहां पे कि राइट बोथ इक्वेशन साइमल्टेनियसली, ठीक है, समझ में आ गया, दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली मैं लिखता हूं। तो पहला इक्वेशन क्या है मेरा, पहला इक्वेशन जो है वो है मेरा x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, जो कि मेरा पहला इक्वेशन है। दूसरा इक्वेशन है मेरा x माइनस वाई, ठीक है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, ये मेरा दूसरा इक्वेशन है। क्या ये दोनों सॉल्व हो सकते हैं, आप देख सकते हो सब चीज सेम है, यहाँ पे x और y के कोएफिशिएंट सेम है, तो y को कैंसिल करना है, तो ये प्लस y है, ये माइनस y है, तो मतलब डायरेक्टली मैं प्लस कर देता हूं ताकि ये दोनों कैंसिल हो जाए, तो 9 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ये y प्लस वाई माइनस वाई क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, ये x प्लस एक्स हो जाएगा 2x, यहाँ पे मैंने माइनस नहीं किया, यहाँ पे मैंने प्लस किया ताकि ये y वाला कैंसिल हो सके। हर बार हम ये वाले कैंसिल करते हैं, आप इस बार मैं ये कैंसिल करके दिखा रहा हूं, तो 2x इज इक्वल टू 12, तो देयरफॉर x विल बी इक्वल टू 12 डिवाइड बाई 2, तो 2 1 2, 2 2 6 12, तो देयरफॉर x का जो वैल्यू आया वो आया 6, ठीक है। तो x क्या था, मेरा यूनिट प्लेस था, तो मेरा जो यूनिट प्लेस का जो नंबर रहेगा, यूनिट प्लेस का जो नंबर रहेगा वो क्या रहेगा, 6 मल्टीप्लाई बाय 1 यानी 6 ही रहेगा, क्योंकि यूनिट प्लेस पे कोई भी नंबर 1 से ही मल्टीप्लाई होता है। समझ में आ गया ये चीज, यूनिट प्लेस का नंबर मुझे मिल गया। अब मैं निकालूंगा y का वैल्यू, x निकल गया तो y का वैल्यू निकालूंगा, तो पुट, यहां पे मैं ऐसा लिखता हूं, ठीक है, यहां पे ऐसा लिखता हूं कि पुट x इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन नंबर, किसमें डालू, 1 में डाल देता हूं, चलो कोई बात नहीं।
तो 1 क्या है मेरा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, एक्स का वैल्यू मैंने 6 निकाल रखा है, तो 6 प्लस वाई इज इक्वल टू 9, तो देयरफॉर y विल बी इक्वल टू 9 माइनस 6 हो जाएगा, तो y का वैल्यू आ गया 3। ठीक है, y का वैल्यू आ गया 3। अब y क्या है मेरा, टेंस प्लेस का वैल्यू है, तो मैं लिख सकता हूं यहां पे देयरफॉर टेंस प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 आया, मल्टीप्लाई बाय 10 होके 30 बन जाएगा। ठीक है, टेंस प्लेस का वैल्यू आ गया 30। हमें क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइंड द 2 डिजिट नंबर। अब 2 डिजिट नंबर क्या है मेरा, 2 डिजिट नंबर मेरा 10y प्लस एक्स है, तो 10y प्लस एक्स है, या तो आप डायरेक्टली लिख दो 10 मल्टीप्लाई बाय y, वो भी आप कर सकते हो, या तो आप डायरेक्टली, आपको पता है कि यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस दोनों प्लस होते हैं, तो 30 प्लस 6 36 हो जाएगा, या तो आप डायरेक्टली ऐसा भी कर सकते हो, जो कि ये इक्वेशन था, इसमें वैल्यू डाल दो, तो 2 डिजिट नंबर, देयरफॉर 2 डिजिट नंबर क्या है मेरा, 10y प्लस एक्स, तो 10y प्लस एक्स, तो y कितना है, 10 मल्टीप्लाई बाय 3 है, प्लस x कितना है 6, तो ये हो जाएगा 10 से 30 प्लस 6 इज इक्वल टू 36। तो आपका वैल्यू क्या आ गया, यानी माई 2 डिजिट नंबर इज 36, या तो आप डायरेक्टली इस वैल्यू को भी प्लस कर दोगे, मतलब 30 टेंस प्लेस का वैल्यू और यूनिट प्लेस का वैल्यू दोनों को प्लस करके भी निकाल सकते हो, या तो हमारा जो ओरिजिनल इक्वेशन हमने मान रखा है उसमें भी वैल्यू डालोगे तो भी 36 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कितना आराम से हमने ये इक्वेशंस को भी, ये इस क्वेश्चन को भी हमने बेहतरीन तरीके से सॉल्व करके दिखा दिया। क्लियर है, समझ में आ गया दोस्तों? चलो आगे बढ़े। देखो ऐसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ये बहुत कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन होता है, तो इसको बस माइंड में अच्छे से समझ के चलना। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या है, देखो इसको ध्यान से, कि इन ट्राइंगल, ये थोड़ा ट्राइंगल बेस्ड क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग है। ठीक है, इसको समझना पड़ेगा आपको, कि ऐसा एग्जांपल शायद आपने अभी तक नहीं किया है, तो इसको आपको समझना पड़ेगा। क्या क्वेश्चन है, देखो कि इन ए ट्राइंगल एबीसी द मेजर ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू सम ऑफ द मेजर ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी। मतलब सबसे पहले तो मुझे एंगल जो ए है, ठीक है, ये क्या है, बोल रहा है इक्वल है सम ऑफ द मेजर ऑफ बी एंड सी से। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा बताओ, कि मैं जो बी होगा, ठीक है, और सी होगा, जो कि हमें बोल रहा है कि एंगल ए का मेजर होगा एंगल बी प्लस सी के बराबर, तो बी और सी का वैल्यू तो मुझे पता नहीं है, तो मैं कैसे बोलूंगा कि बराबर है। तो सबसे पहले मैं बी और सी का वैल्यू मान लेता हूं। तो लेट, ठीक है, हम लोग यहां पे लिखते हैं लेट द मेजर ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू, मैं एक्स डिग्री मान लेता हूं, और एंगल सी का मान लेता हूं वाई डिग्री। ठीक है, एंगल बी और एंगल सी मुझे पता नहीं था, तो हमारा पहला कंडीशन ये बोलता है कि एंगल ए इज इक्वल टू सम ऑफ बी एंड सी। तो मैं बोलूंगा अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, यहां पे मैं लिखता हूं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, मैं क्या बोलता हूं कि मेरा एंगल ए जो है वो इज इक्वल टू है एंगल बी प्लस सी के साथ। लेकिन एंगल बी प्लस सी को मैंने क्या माना है, एक्स प्लस वाई, तो मैं बोल सकता हूं कि एंगल ए जो है मेरा वो क्या है दोस्तों, मेजरमेंट ऑफ एंगल ए जो है वो है एक्स प्लस वाई डिग्री। तो मैं लिख लेता हूं यहां पे, इसको आप लिख दो ऐसा, तो देयरफॉर एंगल ए इज इक्वल टू एक्स डिग्री प्लस वाई डिग्री। ठीक है, फिलहाल एंगल ए का वैल्यू मैंने निकाल दिया, इसको मैं मान लूंगा इक्वेशन नंबर 1, मान लो। ठीक है, अभी मेरे पास कोई वैल्यू नहीं आया बच्चा, मैं सिर्फ इसको इक्वेशन नंबर 1 मान रहा हूं। आगे क्या होता है हम चेक करते हैं। आगे क्या बोल रहे हैं, ऑल्सो द रेशियो ऑफ मेजर ऑफ एंगल बी एंड सी इज 4:5। तो एक रेशियो आएगा B/C का, मतलब x अपॉन वाई का जो वैल्यू आएगा वो 4:5 के हिसाब से आएगा। लेकिन ये क्या है, एक ट्राइंगल एबीसी में चीजें हैं, तो मैं क्या करूंगा, अगर आपको पता है एक चीज कि मेरा जो भी ट्राइंगल होता है, मतलब अगर मैं लिखता हूं यहां पे कि इन ट्राइंगल ए बी सी, तो मुझे पता है कि कोई भी ट्राइंगल के अंदर 3 एंगल होते हैं, जिसमें से 2 एंगल मुझे पता है एक्स और वाई, तो तीसरा एंगल जो होगा वो मैं निकाल सकता हूं। तो मुझे पता है कि इन ट्राइंगल एबीसी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी करूंगा, तो ये कुल मिला के हो जाएगा 180 डिग्री, जिसमें एंगल ए का जो वैल्यू है वो क्या है, एक्स प्लस वाई है, एंगल बी का जो वैल्यू है वो क्या है, एक्स है, और एंगल सी का जो वैल्यू है वो है वाई। अब इसको मैं प्लस करूंगा या फिर सॉल्व करूंगा, तो क्या आ जाएगा, एक्स प्लस एक्स हो जाएगा 2x, वाई प्लस वाई हो जाएगा 2y, और ये हो जाएगा 180, और ये बनता है हमारा परफेक्ट एक इक्वेशन। ठीक है, ये क्या बनता है, एक परफेक्ट इक्वेशन बनता है, जो कि ये हमारा साइमल्टेनियस। हाँ, एक और काम कर सकते हो कि आप इसको इक्वेशन नहीं बनाओगे, तो देखो ये 2 है, ये 2 है, 180 है, इसमें कुछ कॉमन है, मतलब 2 से डिवाइड हो सकता है, तो यहां पे मैं लिखता हूं डिवाइड बाय 2, डिवाइड बाय 2, तो ये क्या बन जाएगा, ये x बन जाएगा, 2 डिवाइड बाय 2 x बन गया, 2 डिवाइड बाय 2 y बन गया, और ये 180 डिवाइड बाय 2 बन गया 90। मतलब हमने क्या किया, इस पूरे इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दिया, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 90, इसको आप मान लो इक्वेशन नंबर 2। समझ गया? ठीक है, यहां तक आप समझ गए होगे तो बहुत समझदार हो। ठीक है, चलो अब ध्यान देना कि मेरा सेकंड कंडीशन आगे क्या बोलता है, ये चीज तो आपको क्लियर हो गया। अकॉर्डिंग टू माय सेकंड कंडीशन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, क्या बोलता है सेकंड कंडीशन का,
कि द रेशियो, देखो यहां पे क्या बोल रहा है, द रेशियो ऑफ एंगल बी इज टू एंगल सी जो है वो 4:5 है। एंगल बी क्या है मेरे लिए, एक्स है, एंगल सी मेरे लिए वाई है, तो इसका है 4:5, तो इसको मैं लिख सकता हूं एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू 4:5 लिख सकता हूं। अगर मैं साइड में क्या बोलते हैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई में करता हूं तो 5x हो जाएगा ये, ठीक है, इज इक्वल टू 4y हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं 5x 4y को इधर लाऊं इज इक्वल टू क्या बचेगा 0, इसको मैं मान सकता हूं इक्वेशन नंबर 3, तो मैं क्या मान सकता हूं इक्वेशन नंबर 3, तो 5x माइनस 4y इज इक्वल टू 0 आ गया। ये आपको समझ में आ गया, ठीक है, 5x माइनस 4y इज इक्वल टू 0 आ गया। ओके, अब मैं क्या कर सकता हूं इसमें, अब मैं क्या करूंगा, मेरे पास ये एक इक्वेशन, ये तो नहीं है, मतलब ये तो हम लोग एक बेसिक था, लेकिन ये एक इक्वेशन दिख रहा है और ये एक इक्वेशन दिख रहा है, दोनों को मैं साइमल्टेनियसली लिखता हूं और देखता हूं सॉल्व होता है कि नहीं। तो चलो तो मैं क्या करता हूं, यहां पे मैं लिखता हूं कि राइट बोथ इक्वेशन साइमल्टेनियसली, ठीक है, क्या करता हूं, राइट बोथ इक्वेशन साइमल्टेनियसली। तो बोथ इक्वेशन मेरा क्या है, पहला इक्वेशन मेरा ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 है, और दूसरा इक्वेशन मतलब ये हमारा सेकंड इक्वेशन है, और ये जो इक्वेशन है वो है 5x माइनस 4y इज इक्वल टू 0, जो कि है इक्वेशन नंबर 3। अब आप देखोगे दोनों का कोएफिशिएंट सेम नहीं है, तो यहाँ पे x है, यहाँ पे 5x है, तो इस पूरे को मैं अगर 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, इस पूरे को 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये भी 5x बन जाएगा, तो मुझे लिखना पड़ेगा दैट इज मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 बाय किससे मल्टीप्लाई किया, 5 से किया। तो मेरा जो नया इक्वेशन मिलेगा हमें वो मिलेगा 5 मल्टीप्लाई बाय x इज 5x प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय y इज 5y और 5 मल्टीप्लाई बाय 90, 9 5 45 यानी 450, और ये एक नया इक्वेशन मिला, इक्वेशन नंबर 4। समझा? नेक्स्ट है ये वाला 5x माइनस 4y इज इक्वल टू 0, सेम टू सेम रहेगा, तो 5x माइनस 4y इज इक्वल टू 0 सेम टू सेम रहेगा, जो कि है हमारा सेम इक्वेशन, इक्वेशन 3 नाम है तो सेम ही रखो इसको, इक्वेशन 3 नाम है तो सेम ही रखो। अब ये सॉल्व हो जाएगा, मुझे कैंसिल क्या करना है, 5x को कैंसिल करना है, तो यहाँ पे माइनस होगा, ये माइनस की वजह से ये माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस तो आएगा ही। 450 माइनस 0 इज 450, ठीक है, समझ में आ रहा है, बहुत ईजी है। इज इक्वल टू क्या रहेगा, एक सेकेंड, इज इक्वल टू, ठीक है, 5y प्लस 4y, 5 प्लस 4 होगा, ये माइनस मत, ये प्लस लेना, तो 5y प्लस 4y कितना हो जाएगा, 9y हो जाएगा, और ये 5x माइनस 5x 0 हो गया, तो 9y इज इक्वल टू 450, तो देयरफॉर y का वैल्यू आ जाएगा 450 डिवाइड बाय 9, 9 में से 9 होता है, 9 5 जा 45, और ये 0 भी कट हो गया तो 50, देयरफॉर y का वैल्यू आ गया 50। y क्या है मेरे लिए, y मेरे लिए क्या है, y मेरे लिए है एंगल c का वैल्यू, तो देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि मेजरमेंट ऑफ एंगल c जो आ गया वो आ गया 50, ठीक है, मेजरमेंट ऑफ एंगल c का वैल्यू आ गया 50 डिग्री, ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक नहीं। अब हमें और कोई एंगल भी चाहिए, हमें क्या बोल रहा है, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल ऑफ द ट्रायंगल, मतलब तीनों एंगल निकालना है, एंगल ए बी सी तीनों निकालना है, तो एंगल सी मुझे मिल गया, एंगल बी के लिए मुझे एक्स निकालना पड़ेगा, तो मुझे इस y को पुट y इज इक्वल टू 50 इन इक्वेशन नंबर किसी में डाल दो, तो इक्वेशन नंबर 1 नहीं सॉरी ये है ना इक्वेशन नंबर 2, ये वाला इसमें डालना पड़ेगा, तो इन इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 मेरा ये है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 90, जिसमें y का वैल्यू 50 है, तो x प्लस वाई के जगह पे 50 इज इक्वल टू 90, तो देयरफॉर x विल बी इक्वल टू 90 माइनस 50 हो जाएगा, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 90 में से 50 गया 40 डिग्री, तो देयरफॉर यहां पे हम लोग बोल सकते हैं x इज इक्वल टू 40 डिग्री, ठीक है, लेकिन x क्या है हमारे लिए, x मेरे लिए एंगल b है, तो मैं यहां पे लिखूंगा देयरफॉर मेजरमेंट ऑफ एंगल b, देयरफॉर मेजरमेंट ऑफ एंगल b इज इक्वल टू 40 डिग्री, तो इस तरीके से एंगल b भी हमने निकाल दिया, तो एंगल c एंगल b हमें निकल गया, लास्ट में हमें निकालना है एंगल a, तो एंगल a क्या है, x प्लस वाई, तो हम लोग लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंगल a इज इक्वल टू x प्लस वाई डिग्री, तो x क्या है मेरे लिए 40 डिग्री है, प्लस y है मेरे लिए 50 डिग्री, बराबर, तो ये कुल मिला के हो गया 90 डिग्री, तो देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं एंगल a का जो वैल्यू आ गया वो आ गया 90 डिग्री, ठीक है, समझ में आ गया, तो एंगल a 90 डिग्री, एंगल b 40 डिग्री और एंगल c 50 डिग्री, तो इस तरीके से हमने ये पूरे ट्राइंगल का, ट्राइंगल ABC के जितने भी एंगल्स होते हैं एंगल ABC का वैल्यू निकाल दिया। अब देख सकते हो कितना इजी है, ठीक है, समझ में आ गया दोस्तों, कितना इजी था, है कि नहीं, है कि नहीं बच्चा, इजी था कि नहीं इजी था, बताओ फटाफट से कमेंट में। चलो अब एक और क्वेश्चन है, टोटल वैसे तो 10 क्वेश्चन है, बट मैं एक और कराऊंगा और लास्ट वाला एग्जांपल आपके लिए होमवर्क दूंगा, क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ा वीडियो बन गया, आप देख सकते हो, लेकिन एक लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड, बाकी आप जरूर से कर लेना। क्या बोल रहा है, डिवाइड ए रोप ऑफ लेंथ 560 मीटर, थोड़ा अलग क्वेश्चन है, इसके लिए मैं करा रहा हूं। क्या बोल रहा है, 560 सेंटीमीटर का एक रस्सी है, उसको डिवाइड करना है 2 हिस्सों में, सच दैट
ट्वाइस द लेंथ ऑफ स्मॉलर पार्ट इज इक्वल टू 1/3 ऑफ द लार्जर पार्ट। ठीक है, मतलब इन शॉर्ट क्या बोल रहा है कि एक लेंथ है, ठीक है, मतलब एक सब क्या बोलते हैं, रस्सी है, एक रस्सी को डिवाइड करना है आपको इंटू 2 पार्ट, 2 पार्ट में करना है। 560 मीटर है इसका, 560 मीटर सॉरी सेंटीमीटर इसका लेंथ है। इसको इस तरीके से डिवाइड करना है कि ट्वाइस द लेंथ ऑफ स्मॉलर पार्ट, मतलब जो छोटा पार्ट रहेगा, ये छोटा पार्ट को अगर मैं 2 बार करूं, मतलब ट्वाइस करूं, तो वो इक्वल रहेगा 1/3 ऑफ द लार्जर पार्ट, मतलब वो इस लार्जर पार्ट का 1/3 हिस्सा रहेगा। इस प्रकार से हमें निकालना है, हमें पूछा है फाइंड द लेंथ ऑफ द लार्जर पार्ट, तो सबसे बड़ा वाला पार्ट का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालोगे, तो सबसे पहले हम ये मान लेते हैं कि जो भी स्मॉलर पार्ट रहेगा या फिर लार्जर पार्ट रहेगा उसका वैल्यू क्या है। तो लेट द लेंथ ऑफ स्मॉलर पार्ट x और लार्जर पार्ट y सेंटीमीटर। तो हम मान लेंगे कि लेट द लेंथ ऑफ स्मॉलर पार्ट is equal to x सेंटीमीटर एंड लार्जर पार्ट is equal to y सेंटीमीटर, ऐसा हमने मान लिया। जो छोटा पार्ट होगा वो x सेंटीमीटर होगा, जो लंबा वाला लार्जर पार्ट होगा वो y सेंटीमीटर होगा। इस प्रकार से हमने मान लिया। अब मुझे क्या कंडीशन बोल रहा है यहां पे, पहला कंडीशन ये बोलता है कि टोटल लेंथ है रोप का 560 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन टोटल लेंथ ऑफ रोप इज इक्वल टू 560 सेंटीमीटर। तो मेरा जो स्मॉलर पार्ट रहेगा यानी x जो रहेगा और लार्जर पार्ट जो रहेगा यानी y रहेगा, इन दोनों को मिलाऊंगा तभी तो पूरा लेंथ बनेगा ना। तो ये हो गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 560 सेंटीमीटर, इक्वेशन नंबर 1, बराबर ना। छोटा पार्ट और बड़े पार्ट को मिलाऊंगा तभी तो पूरा लेंथ बनेगा रोप का। तो मेरा पहला कंडीशन तो यही है कि इतना है। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे और सेकेंड कंडीशन लिखेंगे। अकॉर्डिंग सेकेंड कंडीशन क्या बोलता है, सेकंड कंडीशन देखो, इसमें बोल रहा है कि डिवाइड ए रोप ऑफ लेंथ ठीक है इनटू 2 पार्ट सच दैट ट्वाइस द लेंथ ऑफ स्मॉलर पार्ट। तो ट्वाइस द लेंथ ऑफ स्मॉलर पार्ट, तो लेंथ ऑफ स्मॉलर पार्ट है x, ठीक है, बराबर। स्मॉलर पार्ट का जो लेंथ है वो है x और ये है किसके बराबर, इज इक्वल टू ट्वाइस द लेंथ ऑफ स्मॉलर पार्ट इज इक्वल टू 1/3 ऑफ, 1/3 मतलब 1/3 ऑफ किसका, लार्जर पार्ट। लार्जर पार्ट क्या है मेरे लिए y, तो 1/3 ऑफ y, बराबर, यही बोला है बस इतना। ठीक है, अब इसको मैं अगर सॉल्व करने की कोशिश करूं तो 3 जो है ये इधर जाएगा तो 2 3 जा 6 हो जाएगा, तो यहां पे बचेगा 6x इज इक्वल टू y। इसको मैं सॉल्व करूं तो 6x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 हो जाएगा और ये बन जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 2। बस सिंपली हमने कंडीशंस को लिया और सॉल्व किया तो हमारा 6x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन को मैं साइमल्टेनियसली लिखता हूं, बस यही था और कुछ नहीं था यार। ये करना अगर आप सीख गए, 2 कंडीशंस यानी 2 इक्वेशंस बनाना सीख गए, तो बाकी तो आपको साइमल्टेनियसली एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है, वो तो आपने 5.1 में सीख लिया था। ठीक है, तो आप यहां पे लिखो कि क्या बोलते हैं इसको, राइट बोथ इक्वेशन साइमल्टेनियसली। ठीक है, बोथ इक्वेशन को आपने साइमल्टेनियसली लिखा। दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली जब आप लिखोगे तो क्या है हमारा, पहला x प्लस वाई, ठीक है, इज इक्वल टू 560 है। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 है, और दूसरा इक्वेशन ये वाला है, ये पहला लिख लिया। दूसरा है 6x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, तो 6x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, ये हमारा इक्वेशन 2 है। क्या ये एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व हो पाएगा डायरेक्टली? यस हो पाएगा, क्योंकि y और y का कोएफिशिएंट सेम है। तो क्या करना है, प्लस y है माइनस y ऑलरेडी है, मतलब कैंसिल करना है तो मुझे प्लस ही करना पड़ेगा। तो सब प्लस होगा, 560 प्लस 0 इज 560 इज इक्वल टू y प्लस माइनस वाई, यानी y माइनस वाई क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, y माइनस वाई इज 0, x प्लस 6x हो जाएगा 7x। तो देयरफॉर x का वैल्यू आएगा 560 डिवाइड बाय 7, 7 के टेबल में 7 7 7 8 56, 80 आ गया। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 80। x क्या है मेरे लिए, x है मेरे लिए स्मॉलर पार्ट, लेंथ ऑफ स्मॉलर पार्ट। तो मैं लिख सकता हूं देयरफॉर द लेंथ ऑफ स्मॉलर पार्ट इज इक्वल टू 80 सेंटीमीटर। लेकिन हमें स्मॉलर पार्ट पूछा ही नहीं था, बट हमने फिर भी निकाल के दिखा दिया कि जो स्मॉलर पार्ट का लेंथ है वो 80 सेंटीमीटर। लेकिन अब निकालेंगे हम लार्जर पार्ट। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे, यहां पे हम लोग लिखते हैं पुट x का वैल्यू आ गया 80, इसको मैं डाल दूंगा इन इक्वेशन नंबर, किस में डालू, कोई छोटा इक्वेशन दिख रहा है, इक्वेशन नंबर 2 में डालता हूं, ये छोटा है, इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 क्या है मेरे लिए, 6x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, जिसमें x का वैल्यू 80 है। तो 6x के जगह पे 80 माइनस वाई इज इक्वल टू 0, 8 6 48 होता है, 480 माइनस वाई इज इक्वल टू 0, वाई उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो इज इक्वल टू वाई, तो देयरफॉर वाई विल बी इक्वल टू 480, वाई का वैल्यू आ गया 480। वाई क्या है मेरे लिए, लार्जर पार्ट का लेंथ, तो देयरफॉर द लेंथ ऑफ लार्जर पार्ट इज इक्वल टू 480 सेंटीमीटर।
तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। हमारा जो स्मॉलर पार्ट था वो आ गया 80 सेंटीमीटर और जो लार्जर पार्ट जो एक्चुअल में पूछा था वो आ गया हमारा 480 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हमने ये एग्जांपल को भी सॉल्व कर दिया। ठीक है, तो ऑलमोस्ट सभी एग्जांपल सॉल्व हो गए। एक ही क्वेश्चन बच गया जो कि क्वेश्चन नंबर 10। तो मैं चाहता हूं उसको आप अपने तरफ से एक बार जरूर से प्रैक्टिस करें जितना हो सके और उसका कमेंट करके हमें जरूर से रिप्लाई करें। तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो इसी के साथ यहां पे एंड होता है और प्रैक्टिस सेट 5.2 भी यहां पे एंड होता है। और मैं बताना चाहता हूं कि इसी के साथ ये पूरा का पूरा चैप्टर जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो भी है, ये हमारा कंप्लीट होता है। ठीक है, समझ में आ गया? तो ऐसे और भी वीडियोस हम मिलेंगे, आप कंटिन्यूस बने रहना। मैथ्स पार्ट 1 के भी, मैथ्स पार्ट 2 के भी कंटिन्यूस न्यू लेक्चर्स बन रहे हैं डिजिटल बोर्ड पे, तो ये तो आपको देखना ही है। लेकिन साथ में साइंस के वीडियोस बन रहे हैं न्यू वाले, वो भी देखना है। लेकिन हमारे पहले के सारे सब्जेक्ट्स हमने कंप्लीट करा के रखे हैं। जो पहले के व्हाइट बोर्ड वाले वीडियोस है, आरसीसी रिवीजन के वीडियोस है, वो सब चीज अवेलेबल है। तो बस उसको देखो। कीप वॉचिंग एंड कीप स्टडिंग। ऑल द वेरी बेस्ट। आज के लिए इतना ही। ये वीडियो, ये चैप्टर आपको कैसा लगा जरूर से कमेंट करके बताना। वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ। और अगर पहली बार आए हो चैनल पर, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। ठीक है दोस्तों, तो चलो फिर जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।